अमेरिका में इस साल नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। चुनावी प्रचार इस समय बिल्कुल अपने चरम पर है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो चुनाव है एक चर्चा का विषय बन गए हैं। ऐसा क्यों है, ये सब बातें जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हम देख रहे हैं इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, ये इतना चर्चा के विषय इस समय क्यों बना है? बवाल ही बन गया ऐसा लग रहा है। देखिए, ये जो नवंबर वाले इलेक्शंस हैं ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो घटनाएं चल रही हैं, आप इसको पूरे एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखिए जी। इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, बिल्कुल। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है। चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर अपने टेंट्रम्स चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने फिलिस्तीनियन ने एक उसको टक्कर मार दी थी, और कभी ना कभी रोज़ आए दिन वो ताइवान के चारों तरफ एक्सरसाइज करते रहते हैं। अफ्रीका में एक अलग तरीके का वॉर चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों भी कुछ 100-150 कुछ लोग मार दिए गए थे, और लगातार कुछ ना कुछ वहाँ चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन पिस रहा है जी। रशिया की और अमेरिका की लड़ाई के बीच में, तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसे, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। एक ऑल टुगेदर पूरी दुनिया मंदी के तौर से गुजर रही है। आप देखिए कार्तिक और इन सारे पूरे घटनाक्रम के बीच में एक अमेरिका का एटीट्यूड, अमेरिकन गवर्नमेंट का एटीट्यूड और अमेरिकन प्रेसिडेंट का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो सभी की निगाहें इस तरफ लगी हुई हैं कि कौन आएगा, और सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि जो आएगा उसका एटीट्यूड कैसा होगा, और उसके आने से आने वाली जो घटनाएं मैंने आपको बताई, इन घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार का जो अमेरिकन इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो शायद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला इलेक्शन रहा है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद है उसके ऊपर। हर मुल्क, चाहे आप इंडिया को देखें, चाहे आप जापान को देखें, चाहे आप चाइना को देखें, चाहे आप रशिया को देखें, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज को देखें, सब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ निगाहें गड़ाए बैठे हैं। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा सवाल है। जैसे आपने बोला कि सब निगाहें टिकाए बैठे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर हम पिछले सालों में देखें तो इतना एग्रेसिव कैंपेन नहीं हुआ है अमेरिकन इलेक्शंस में। तो इस बार क्या वजह है? और देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टीज काफ़ी ज़्यादा इमोरल बयान दे रही हैं एक दूसरे को लेकर। जी हाँ, ऐसा अमेरिकन इलेक्शन पहले कभी देखा नहीं गया जी। और जितने बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स इस अमेरिकन इलेक्शन के अंदर डाले जा रहे हैं, और इमोरल स्टेटमेंट डाले जा रहे हैं, और जितना पॉलिटिक्स का एक लोअर स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, ऐसा पहले कभी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। अगर हम मजाकिया तौर में कहें तो ऐसा हो सकता है कि शायद उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ सीख ले ली हो, या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से वो प्रभावित हो, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन नेवरदलेस अभी प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी बात अगर मैं देखूँ तो ये जो इमोरल रिएक्शंस हैं, ये चेन रिएक्शंस हैं। दोनों ही पक्ष जो हैं वो स्ट्रांग हैं। दोनों ही पक्ष एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पावर में आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई पक्ष स्ट्रांग है कोई पक्ष वीक है, दोनों ही बहुत एट पार हैं। और ये चेन रिएक्शन है, एक तरफ से कोई स्टेटमेंट देता है, दूसरा उसको काउंटर करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट देता है। तो ये स्टेटमेंट और चेन रिएक्शन अब इस दौर पर आ चुके हैं कि ट्रंप ने पिछले दिनों कमला हैरिस को लेकर के एक बयान दिया था, फिर कमला हैरिस ने ट्रंप को लेकर के बयान दिया था, और ये अभी नहीं, पिछले इलेक्शन में भी हुआ था। पिछले इलेक्शन में ट्रंप के कुछ रिलेशंस किसी पॉर्न एक्ट्रेस के साथ थे, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे बयान हुए थे। तो ये पुराने इलेक्शन में भी हुआ था और अभी इलेक्शन में भी है, और कुछ लोग इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग इसके लिए कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। बट बहरहाल ये अमेरिका की पॉलिटिक्स है, और इंडिया में रह करके इन चीज़ों से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो सबसे पहले तो सवाल ही यही होगा मेरा इस वक्त कि जो राष्ट्रपति चुनाव है वो अमेरिका में होते कैसे हैं, और क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है पूरा? जी हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर अमेरिकन राष्ट्रपति चुनावों को इंडियन चुनावों से इक्वेट कर लेते हैं, और हम समझ लेते हैं कि जिस तरह से इंडिया में चुनाव होते हैं, एक पार्टी पावर में आती है, उनका प्रधानमंत्री बन जाता है। अमेरिका में इस तरह का कतई नहीं होता जी। अमेरिका में क्या सिस्टम है, अमेरिका में एक उनकी पार्लियामेंट है जिसको बोलते हैं हम सीनेट। कांग्रेस उनकी है जिसको बोलते हैं अमेरिकन कांग्रेस। आप सुनते होंगे कि अमेरिकन कांग्रेस ने बिल पास कर दिया, अमेरिकन कांग्रेस ने बिल पास कर दिया। तो जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कानून बनाने की शक्तियां, कानून बनाने की सारी शक्तियां उनके कांग्रेस के पास हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी हैं, जो कि किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, किसी चीज़ को बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के पास हैं। अमेरिका में ये ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रेसिडेंट सीनेट का मेंबर हो। राष्ट्रपति के लिए किसी सदन का मेंबर होना, कांग्रेस का मेंबर होना, पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। अब ये पार्लियामेंट उनकी क्या है, पार्लियामेंट में दो पार्ट हैं। एक है जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और एक है हाउस जिसको बोलते हैं सीनेट।
सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 6 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। टोटल 535 मान लें प्लस 6। अब मजे की बात यह, बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको बताऊंगा मैं, आज की डेट में राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन जी, जो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। मैं बता दूं, अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो जो बिडेन जो हैं रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और वो इस समय आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल। बट सरप्राइजिंगली, चाहे आप सीनेट को देख लें, जो कि सदन का एक अपर हाउस है, और चाहे आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को देख लें, जो कि अमेरिकन कांग्रेस का, अमेरिकन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, दोनों में ही जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है, वो रिपब्लिकन्स की है। ओके। तो इसीलिए इनका जो मेजोरिटी मैटर नहीं करती। इनका जो मेजोरिटी मैटर नहीं करती, इसलिए इनका जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, सीनेट के इलेक्शंस होते हैं, वो अलग होते हैं। अब बात आती है इनके इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछूंगा। अमेरिका का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट वन कंट्री। ओके। इट इज, ये जो है, ये बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, जिसमें 50 अलग अलग स्टेट्स हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया है, मिनेसोटा है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, ऑल दोस थिंग्स। तो अब जब हम इन स्टेट्स की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट्स की, अलग स्टेट्स का अलग अलग कानून है। कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर फेडरल लॉ चलता है, फेडरल लॉ जो कि सेंट्रल लॉ है, जो सारे स्टेट के ऊपर एक तरह से एप्लीकेबल है, और दूसरा लॉ जो कि स्टेट का लॉ होता है। तो बहुत सारे, जैसे एजुकेशन का लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो सब, वो क्रिमिनल लॉ वगैरह वो सब डिफरेंट होता है अलग अलग स्टेट का। तो अब ये हर स्टेट के अंदर वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से कांग्रेस के मेंबर्स चुने जाते हैं, सीनेट के मेंबर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर चुने जाते हैं, और उसी के हिसाब से वहाँ का कोलाज डिसाइड होता है। ये हम आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कैलिफोर्निया स्टेट, तो कैलिफोर्निया स्टेट से टोटल 54 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुने जाएंगे? अलग अलग इलाकों में वोट होगी, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ भी चुने जाते हैं। तो जो कैलिफोर्निया का कोलाज है वो 54 का हो गया है, 54 मेंबर्स वहाँ से चुने जाते हैं। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वहाँ का वोटर है, वो वोट डालता है प्रेसिडेंट के नाम से और वाइस प्रेसिडेंट के नाम से, जो उसके लिए चॉइस का होगा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया में दोनों पार्टियों ने वोट डाले, रिपब्लिकन्स को 1 वोट ज्यादा मिला और रिपब्लिकन्स 1 वोट से जीत गए, चाहे वो 1 ही वोट से जीते। तो उस केस में जितना भी कैलिफोर्निया का 54 मेंबर्स का कॉलाज है, वो पूरा का पूरा उस पार्टिकुलर रिपब्लिकन के फेवर में हो जाएगा, चाहे वो 1 वोट से जीते, चाहे वो 1 वोट से हारें। तो कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल पॉपुलेशन में हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज रिपब्लिकन्स के फेवर में ज़्यादा हो या डेमोक्रेट्स के फेवर में ज़्यादा हो, बट जिसने एक पार्टिकुलर स्टेट में जीता है, उस स्टेट की सारी चीज़ें उसके नाम हो जाती हैं। तो इस तरह से कोलाज जुड़ता चला जाता है, और जिसके नाम में सबसे ज़्यादा कोलाज होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेट्स के हिसाब से वेटेज होता है, हाँ, जिसको इलेक्टर्स बोलते हैं बेसिकली। तो अगर कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टर्स हैं, 54 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो 54 वहाँ के इलेक्टर्स होंगे, और उसके हिसाब से उतना उनके खाते में जुड़ जाएगा। तो ऐसे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर संसद में रिप्रेजेंटेशन ना होते हुए भी कोई भी जो पार्टी का व्यक्ति है वो कुछ स्टेट्स में बन सकता है। अब जैसे अगर आप बात करेंगे, मैंने सबको बताया 435 सीटें हैं जी, इसमें से शुरू के 5 स्टेट्स अगर ले लें हम, 5-6 स्टेट्स, इन्हीं 5-6 स्टेट्स में लगभग 200 के आसपास सीटें हैं। तो अगर आप 50 स्टेट्स में से 10 स्टेट्स में भी जीत हासिल कर लेते हैं, तो टॉप के 10 स्टेट में जीत हासिल कर लेते हैं और 40 में हार जाते हैं, तो आप जीत गए और आप आराम से राष्ट्रपति बन जाएंगे। कैलिफोर्निया में 54 सीट्स हैं, टेक्सास में 40 सीटें हैं, और फ्लोरिडा में 30 सीटें हैं। इस तरह से करके अगर आपने टॉप के 10 स्टेट्स में जीत हासिल कर ली, तो आप एब्सोल्युटली अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाएंगे, और पूरी पावर आपके पास रहेगी। इसके बावजूद चाहे आप 40 स्टेट्स में हार जाएं। बिल्कुल। तो ये वहाँ का सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो बाइकैमरल सिस्टम है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटर अलग है, जुडिशरी अलग है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। वहाँ पर टोटली अलग है। इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के, ये मिनिस्टर्स भी राष्ट्रपति आने के बाद अपॉइंट करता है। और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो किसी सीनेट के या किसी कांग्रेस के या किसी पार्लियामेंट के मेंबर हो। उनको कोई भी अपॉइंट कर सकता है। अगर सपोज ट्रंप आते हैं कल को पावर में, तो ट्रंप अपनी पार्टी के किन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, चले भाई आप बन जाइए गृह मंत्री, आप बन जाइए विदेश मंत्री, आप बन जाइए रक्षा मंत्री। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। हम 2 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, ट्रंप और कमला हैरिस की। इन दोनों का ही आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है इनमें, और आपको ऐसा क्या देखने को लग रहा है कि कौन जीत सकता है? देखिए, जीत कौन सकता है तो इलेक्टर्स के ऊपर बात करेगा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा जब ट्रंप लड़ रहे थे जो बिडेन के अगेंस्ट,
बड़ी तेज हवा चली थी कि ट्रंप जीतने वाले हैं, ट्रंप जीतने वाले हैं, पर अल्टीमेटली कुछ स्टेट्स में जो बिडेन ने बाजी मार ली और वो जीत गए। बिल्कुल। अभी ऐसे में क्या है, जब हम बात करते हैं दोनों की, ट्रंप होंगे या फिर कमला हैरिस होंगी, अमेरिका के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं साथ। और अमेरिकन पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं वहाँ के, वो इस चैलेंज को बहुत गौर से देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में अमेरिका के ऊपर $35 ट्रिलियन का कर्ज है, $35 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के पास। अभी तक अमेरिका इसको मैनेज कर रहा था क्योंकि डॉलर उसकी करेंसी स्ट्रांग थी, बट पिछले 4 से 5 सालों में डॉलर का भी डीडॉलराइजेशन शुरू हो गया है। डॉलर जो आज की करीब आज से 10 साल पहले अगर हम जाएं तो लगभग दुनिया में 80 से 90% सर्कुलेशन डॉलर का था। आज वो सर्कुलेशन घट करके 65% रह गया है। तो डॉलर की मजबूती घटी है, डॉलर की मजबूती घटी है। उसके साथ में अमेरिका के ऊपर कर्जा कई गुना बढ़ा है। चाइना का भी कर्जा है, जापान का भी कर्जा है, $35 ट्रिलियन। अमेरिका जो हर साल बॉन्ड इशू करता है, उन बॉन्ड्स का भी कर्जा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, अमेरिका ना एक तरह से मैं कहूँ क्लियर शब्दों में तो वो दुनिया का गुंडा है। उसने हर जगह अपने फुटप्रिंट डाले हुए हैं। बिल्कुल, आप उसको देखेंगे कहीं वो साउथ चाइना सी में भी उसने अपनी फौजों को तैनात किया हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी अपनी फौजों को तैनात किया हुआ है। आप देखें ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अपनी फौजों को तैनात किया हुआ है। तो हर जगह अपने अपने, और एवरीथिंग हैज़ ए कॉस्ट। जहाँ आपके पास इतना बड़ा कर्जा है, जहाँ आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी श्रिंक कर रही है, ऐसे वक्त में आप एक बहुत बड़े तादाद में इतना खर्चा कर रहे हैं, अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, अमेरिका के लोग हैं, बड़ी गौर से इस बात को देख रहे हैं कि इन दोनों में से, चाहे कमला हैरिस हो या ये ट्रंप हो, इन दोनों में से कौन अमेरिकन इकोनॉमी को आगे तक लेकर के जाएगा। क्योंकि एक बार अगर फॉल शुरू हो गया तो बहुत बुरी तरह फॉल होगा। हमने देखा जिस तरह 2009 में लेमन ब्रदर्स के वक्त में जो महामंदी आई थी, अमेरिका से शुरू हुई थी और उसने अमेरिकन IT सेक्टर को काफ़ी हद तक इफेक्ट किया था। अब आगे आने वाली मंदी किस हद तक फैलेगी, कौन इसको ट्रिगर करेगा, तो अल्टीमेटली अमेरिका को एक लीडर चाहिए जो इसको अच्छा कर सके। अब बात आती है ट्रंप और वर्सेस कमला हैरिस। बिल्कुल, ट्रंप, मैं अपनी, ये मेरा पर्सनल मानना है, निजी तौर पर राय है कि ट्रंप चूंकि खुद एक बिजनेसमैन रहे हैं जी, और उनके पिछले टेन्योर के दौरान उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट दिया था। बिल्कुल, तो जितने आज की डेट में चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है कि अगर ट्रंप आएंगे तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को हैंडल कर सकते हैं। कमला हैरिस शायद नहीं कर पाएंगे, ये मेरा अपना मानना है जी। अगर हम देखें सर, अमेरिका में इंडियंस की तादाद जो है वो बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है कि इंडियंस का झुकाव किस तरफ हो सकता है? देखिए, अगर इंडियंस की हम तादाद देखें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडियंस मेजॉरिटी में है जी, और ओवरऑल पॉपुलेशन ऑल ओवर उसमें हम देखें अगर, तो ऑल ओवर अमेरिका में तो लगभग 1.4% के आसपास इंडियंस हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, 1.4% वोटर्स होना। और अगर हम उन वोटर्स की बात करते हैं जो इंडियंस के थ्रू इम्पैक्ट होते हैं, लाइक वो वोटर्स जहाँ इंडियन जहाँ वोट करते हैं वो लोग भी वहीं वोट करते हैं, जैसे साउथ एशियन वोटर्स। तो टोटल कुल मिलाकर के साउथ एशियन वोटर्स की तादाद लगभग 6% से ज़्यादा है। तो ये 6% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ये कहीं भी किसी भी चीज़ का रुख बदलने में सक्षम है। पिछले इलेक्शंस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े मार्जिन से फैसले नहीं हुए थे। जो आपके वोटिंग रिजल्ट से वहाँ पर कहीं पर 0.4% का मार्जिन था, कहीं 0.5% का मार्जिन था, कहीं पर 1% का मार्जिन था। और ऐसे वक्त में 1.37% की इंडियन पॉपुलेशन और अबाउट 6% की साउथ एशियन पॉपुलेशन बहुत बहुत मायने रखती है। इनका रुख बहुत मायने रखता है। हालांकि जैसे मीडिया में खबरें आती हैं कि अमेरिकन डायस्पोरा में, जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, जो इंडियन वोटर्स हैं वो 50-50 हैं, लगभग बटे हुए हैं। बट फिर भी अभी आज की डेट में पिछली बाइडेन की जो नीतियों को देखते हुए एक ज़्यादातर तादाद में लोग, मैं भी कुछ लोगों से बातें करता हूँ तो ऐसा पता लगता है कि ज़्यादा तादाद में इंडियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। ओके, बट बाकी इलेक्शंस का कुछ नहीं पता। इलेक्शंस का, पिछली बार के इलेक्शंस भी बड़े अप्रत्याशित थे, तो इस बात के इलेक्शन के भी बारे में भी हम कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं, वो रिजल्ट्स ही बताएंगे। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि 50-50 है इनका अभी इंडियंस का रुख। अगर हम देखें सर, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, तो आपको क्या लगता है कि किसका रुख भारत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा? देखिए, कमला हैरिस डेमोक्रेट है। वो हमेशा से ट्रेडिशनली, जितने भी डेमोक्रेट्स होते हैं वो लेफ्ट विंगर होते हैं, दक्षिण अपने लेफ्ट विंगर जिनको हम बोलते हैं, वामपंथी बोल देते हैं। और जितने भी रिपब्लिकन्स हैं वो बेसिकली राइट विंगर्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को देखें तो इंडियन गवर्नमेंट समाओ जो भाजपा गवर्नमेंट का रुख है वो राइट विंगर है। और हमारे संबंध पिछले समय में, जब पिछला टर्म था ट्रंप का, तो उनके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं जी।
तो चूंकि ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं, मोदी के भी अच्छे संबंध हैं, और जो बाइडन के साथ में और उनकी गवर्नमेंट के साथ में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, अप एंड डाउन रहे। इन्होंने काफ़ी तादाद में एंटी इंडियन लोगों को भी सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि शायद अगर ट्रंप आएंगे तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, और जो आपसी तालमेल भी अच्छा है, आपसी बॉन्डिंग भी अच्छी है, और मोदी जी के साथ उनकी बनती भी अच्छी है। तो ट्रंप के आने से इंडिया के लिए हमेशा कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा। और अगर कमला हैरिस आ जाती हैं, हालांकि वो कमला हैरिस ओरिजिनली इंडियन हैं, ओके, बट वो पुरानी सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थी, बट उनके रहते कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे, और कोई अमेरिका का प्रो इंडिया रुख हमें दिखाई नहीं दिया। जी, आपने सर अमेरिकन इलेक्शन से जुड़ी इतनी अच्छी बातें बताई और अपने व्यूज़ भी हम सारे व्यूअर्स को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ऐसी और भी जानकारी के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।